नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास टाइम में, जहां हम आपको इतिहास की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण युग में, जिसे प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। यह काल इंडो आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन, ऋग्वेद की रचना और एक पशुपालन और कृषि आधारित समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम प्रारंभिक वैदिक काल के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे ताकि इसके सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व को समझा जा सके। माइग्रेशन थ्योरीज। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार इंडो आर्यों ने केंद्रीय एशिया से अचानक आक्रमण किया और स्थानीय जनसंख्या को हरा दिया। ग्रेजुअल माइग्रेशन थ्योरी, धीमी प्रवासन सिद्धांत। अधिक हाल के शोध बताते हैं कि इंडो आर्य धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में आए, कई शताब्दियों के दौरान, और स्थानीय संस्कृतियों के साथ मिश्रित हुए। सेटलमेंट्स, बसावटें। इंडो आर्यों ने मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बस्तियां स्थापित कीं, जिसे सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। यह क्षेत्र वर्तमान पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में आता है। यह उपजाऊ क्षेत्र उनके पशुपालन जीवन शैली के लिए आदर्श था, क्योंकि इसमें उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन थे। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है और इसमें 1028 छंद, सूक्त होते हैं। ये छंद 10 पुस्तकों, मंडलों में व्यवस्थित हैं। ये वैदिक संस्कृत में रचित था और मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया था। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। छंद प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हैं और इनमें मीटर, अनुप्रास और उपमा जैसे काव्य तकनीकों का उपयोग किया गया है। ये छंद एक समृद्ध मौखिक परंपरा को दर्शाते हैं, जिसमें कविता और ज्ञान के जटिल रूप होते हैं। मेजर डीटीज। इंद्र, ऋग्वेद का प्रमुख देवता, जो वज्र और युद्ध के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह कई छंदों में केंद्र बिंदु हैं और युद्धों में विजय के लिए प्रार्थना की जाती है। अग्नि, अग्नि देवता, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वरुण, ब्रह्मा के साथ सृष्टि के नैतिक और प्राकृतिक नियमों के रक्षक देवता है। सोम, सोम अमृत से जुड़ा देवता, जिसे दिव्य ज्ञान और अमृता का संकेत माना जाता है। सोशल स्ट्रक्चर। समाज को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और कृषिकर्मी, शूद्र, श्रमिक और सेवक। यह वर्ग प्रणाली उस समय उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि बाद के काल में होगी, और सामाजिक गतिशीलता अधिक थी। फैमिली एंड किनशिप। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें विस्तारित परिवार एक साथ रहते थे और पितृसत्तात्मक संरचना थी। महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त थे, जिसमें अनुष्ठानों में भाग लेना और संपत्ति का अधिकार शामिल था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्थव्यवस्था कृषि और चरागाह पर आधारित थी। जौ मुख्य फसल थी और गायें धन की महत्वपूर्ण मापदंड थीं। व्यापार बार्टर प्रणाली के माध्यम से किया जाता था और मानकीकृत मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं था। जनजातीय व्यवस्था। राजनीतिक प्रणाली जनजातीय थी, जिसमें प्रत्येक जनजाति का नेतृत्व एक राजा द्वारा किया जाता था। राजा की शक्तियां पूर्ण नहीं थीं और उन्हें सभा, वरिष्ठों की परिषद और सामिति, सामान्य सभा जैसे जनजातीय असेंबलीज द्वारा समर्थन प्राप्त था। राजा की भूमिका। राजा की जिम्मेदारियों में जनजाति को युद्ध में नेतृत्व करना, धार्मिक अनुष्ठान करना और जनजाति की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। वैदिक पंथ। वैदिक धर्म बहुदेववादी था, जिसमें देवता प्राकृतिक शक्तियों और नैतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। देवताओं की पूजा इलैबोरेट अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से की जाती थी। बलिदान अनुष्ठान। यज्ञ, बलिदान देवताओं को प्रसन्न करने और सामुदायिक और व्यक्तिगत भलाई सुनिश्चित करने के लिए किए जाते थे। आग का वेदी, यज्ञ वेदी, इन अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण तत्व था।
कोस्मोलॉजी और दर्शन। प्रारंभिक वैदिक कॉस्मोलॉजी रता सार्वभौम आदेश के सिद्धांत के चारों ओर घूमती है, जिसे देवताओं द्वारा बनाए रखा जाता है। ब्राह्मण अंतिम वास्तविकता का सिद्धांत उभरने लगा, जो इस काल की दार्शनिक और धार्मिक विकास को दर्शाता है। मौखिक परंपरा। वेदों को मौखिक रूप से सख्त याददाश्त और पाठन के माध्यम से संप्रेषित किया गया। मौखिक परंपरा ज्ञान को बनाए रखने और पारित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। कला और शिल्प। कारीगरों ने साधारण मृदभांड, वस्त्र और धातु के काम का निर्माण किया। पेंटेड ग्रे वेयर (पीजीडब्ल्यू) मृदभांड इस काल की महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है, जो कला और प्रौद्योगिकी में उन्नति को दर्शाती है। बाद की अवधियों पर प्रभाव। प्रारंभिक वैदिक काल ने बाद के वैदिक काल के लिए आधार तैयार किया, जिसने सामाजिक संरचनाओं, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के विकास को प्रभावित किया। परंपराओं की निरंतरता। कई वैदिक अनुष्ठान और विश्वास आधुनिक हिंदू धर्म में निरंतर बने हुए हैं, जो इस प्राचीन काल की स्थायी धरोहर को दर्शाते हैं। खोजें। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे पुरातात्विक स्थल प्रारंभिक बस्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्थल इंद्रिय सभ्यता के साथ संबंधित हैं, जो शहरी से ग्रामीण जीवन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। महत्व। ये खोजें ऋग्वेद के पाठ्य साक्ष्यों की पुष्टि करने में सहायक हैं और काल के भौतिक संस्कृति और बस्तियों के पैटर्न को समझने में मदद करती हैं। मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता की तुलना मेसोपोटामिया और मिस्र की केंद्रीकृत और शहरीकृत सभ्यताओं से की जाती है। वैदिक समाज अधिक विकेंद्रीकृत और जनजातीय था, जिसमें मौखिक परंपरा और धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर था। विशेषताएं। मौखिक परंपरा और जटिल धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर देना वैदिक सभ्यता को उसके समकालीन सभ्यताओं से अलग बनाता है। ऐतिहासिक महत्व। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है और इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है। पुरातात्विक सहसंबंध। कुछ विद्वान सरस्वती को घग्गर हकड़ा नदी प्रणाली के साथ जोड़ते हैं। इस नदी के सूखने को प्रारंभिक वैदिक बस्तियों के पतन और प्रवासों के कारण के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल भारतीय इतिहास में एक आधारशिला है, जिसने प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। इस काल को समझना दुनिया की सबसे पुरानी और स्थायी सभ्यताओं में से एक के विकास की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह था प्रारंभिक वैदिक काल का एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण परिचय। हमने इस युग के विभिन्न पहलुओं को जाना और यह समझा कि कैसे इस काल ने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द पास्ट टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा में। धन्यवाद।